वह क्रिसमस के दिन भोर से ही काम में लगा हुआ था। काम में डूबे होने के कारण वह कुछ पल के लिए समझ ही नहीं पाया कि वह कहाँ था। उस आलसीपन में वह अपने बचपन के दिनों को याद करने लगा। इस समय वह अपने पुराने घर के फार्म में था। कल उसके कमरे की छत की एक सहती टूटकर उसके ऊपर आ गिरी थी। कल ही तो वह अपने परिवार को एक तरह से ज़बरदस्ती उनके भारी विरोध के बावजूद इस पुराने घर में लेकर आया था। ओह डैड, उसकी बेटी एना कुनमुनाई थी। इस समय फार्म पर जाना है, वह भी क्रिसमस की पूर्व संध्या पर। परंतु मैंने तो पहले ही कहीं और जाने का कार्यक्रम बनाया हुआ है। वह बात इतने गुस्से से कही कि उसने बेटे की ओर घूर कर देखा। इतने वर्षों से मैंने तुम्हें कभी किसी बात के लिए कुछ कहा है? उसके बेटे ने तुरंत कहा, मुझे किसी के साथ डेट पर जाना है डैड। तुम उस डेट को कैंसिल कर दो हाल, उसने विनम्रता से कहा। अपने दोनों बच्चों को वैसे ही मुंह फुलाए और गुस्से में छोड़ वह अपनी पत्नी हेलन की ओर पलटा। इस घर से क्रिसमस विदा हो चुका है, उसने पत्नी से कहा। वह धीमे से मुस्कुराई। मुझे तुम्हारे लंबे चौड़े वादों की आदत पड़ चुकी है डार्लिंग, और ऐसा तब से होता रहा है जब से युद्ध समाप्त हुआ है। उसके पश्चात सब कुछ बदल गया, मगर वह सब भी अनिवार्य था। परंपराएं कभी नहीं बदलती, उसने जोर देकर कहा। हम फिर से अपने उसी परंपरागत परिवेश में लौटेंगे। मैं 1 घंटे में ही कार को तैयार कर लूँगा, उसने आदेशात्मक लहजे में कहा, जिस लहजे से वह युद्ध के दिनों में अपनी टुकड़ी को आदेश दिया करता था। बल्कि पिछले कुछ वर्षों से परमाणु अनुसंधान में काम करते हुए भी उसके व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया था। उसके अपनी प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों को भी उसकी आज्ञाओं का पालन करने की आदत थी। वह घरवालों का इससे ज़्यादा विरोध सुनने के लिए वहाँ नहीं रुका। समय की पाबंदी को जानते हुए उसके घर के सदस्यों ने एकदम खामोशी से 1 घंटे के भीतर ही जाने की पूरी तैयारी कर ली और दूर फार्म हाउस के सफ़र पर चल निकले। आखिरकार सभी ने उसकी बात को मान लिया था। वे सभी यहाँ एक साथ थे। देर रात तक चलने वाले नाच गानों से मीलों दूर, बेतहाशा शराब पीने जैसी समय बर्बाद करने वाली बेहुदगी से, जिन्हें वह नापसंद करता था। फिर अब तो क्रिसमस था। उसे यकीन था कि इस पवित्र दिन के साथ वह अपने परिवार को फिर से एक साथ जोड़ लेगा, जो पिछले कई वर्षों से लगातार अपने काम में डूबे रहने के कारण उसे पीछे छूटता जा रहा था। उसका काफ़ी नाम था, शोहरत थी। आर्नोल्ड विलियम्स, परमाणु वैज्ञानिक, जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 3 वैज्ञानिकों में से एक था, जिसने उन्हें भी अपने काम से अभिभूत कर बहुत पीछे छोड़ दिया था। पूरे विश्व भर के वैज्ञानिक उससे परामर्श करने और उसके साथ विचार विमर्श करने के लिए आते थे। वह भी प्रभावशाली तरीके और विस्तार से उन्हें अपने अनुसंधानों के बारे में ज्ञानवर्धक जानकारी प्रदान करता था। उसने अपना पूरा जीवन परमाणु अनुसंधानों के लिए समर्पित कर दिया। युद्ध के दौरान अवश्य यह उसकी ड्यूटी का हिस्सा था कि उसके प्रयोगों पर उसके देश की सरकार का हक रहे, लेकिन युद्ध समाप्ति के पश्चात उसकी ड्यूटी तथा प्रयोगों की सफलता एक दूसरे में इस प्रकार घुल मिल गई कि दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं रह गया था। अब उसने अपने कार्य को एक अलग रास्ते की ओर मोड़ दिया था। अब उसके बच्चे बड़े हो गए थे और हेलन भी अपनी उम्र से अधिक बूढ़ी लगने लगी थी। उनके बीच पहले की भांति प्यार और खुशी नहीं रह गई थी। कल यूनिवर्सिटी की प्रयोगशाला से थोड़ी ही दूरी पर अपने घर की ओर जाते हुए उसे एकाएक इस बात का एहसास हुआ कि आखिर हो क्या रहा है। क्रिसमस का दिन आ गया और अभी तक खरीदारी चल रही है। यह बनावटी और आधुनिक ढंग का क्रिसमस ट्री नहीं, यह कैसा क्रिसमस है। उसको याद आया कि उसकी बेटी एना, जो बहुत ही प्यारी है,
हर समय घबराई रहती, कभी खुश नज़र न आती। वह टेलीफोन के आसपास ही मंडराते रहती। ऐसा लगता कि शायद फ़ोन पर वह जिसकी आवाज़ सुनना चाहती थी वह उसकी आवाज़ नहीं होती थी, जिसे सुनकर वह हमेशा निराश हो जाती थी। आखिर वह किससे बात करना चाहती थी? नहीं, यह ठीक बात नहीं है। किसका कहना मानेगी वह? ओह! मेरी प्यारी बेटी, इसे सही रास्ते पर लाने के लिए मुझे आज अपने परिवार के साथ ही रहना चाहिए। आखिर वह सितारा कहाँ है? क्रिसमस के दिनों में जब लड़कपन में वह यहाँ इस बिस्तर पर लेटकर बहुत ऊंचाई पर चमकते हुए उसे देखा करता था। पहले पहल वह देखने पर गुलाबी लगता था, आमतौर पर वह दूधिया लगता। वे जब दरवाज़ा खोलते तो सामने क्रिसमस ट्री खड़ा होता था। ओह! यह क्रिसमस का सितारा है। उसे फिर से देखने के लिए उसने अपने ऊपर से लिहाफ को परे फेंका और उछलकर बिस्तर से उठ बैठा। धत तेरी की! हो सकता है अब वह सितारा वहाँ न हो। वह उठकर अपने पुराने कपड़ों को टटोलने लगा, जो उसे उस अतीत में ले गए जब इस सितारे ने उसके जीवन को एक नई दिशा दी थी। वह उसे आसमान में ले गया था। तुम्हें क्रिसमस के लिए क्या चाहिए मेरे बच्चे? जब वह 14 वर्ष का था तब एक बार उसके पिता ने उससे पूछा था। मुझे टेलीस्कोप चाहिए, उसने कहा था। उसके पिता ने उसकी ओर हैरत से देखा। उसकी नीली चमकती आंखें जिज्ञासा से पिता की दाढ़ी में उलझ गई थी। किस लिए? सितारों को देखने के लिए। उसके पिता ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिखाए मुंह में कुछ कहा, परंतु क्रिसमस की सुबह पेड़ के नीचे उसके लिए मंगवाया गया टेलीस्कोप पड़ा था। उसने पिता से सिर्फ यही तोहफा चाहा था। अब वह बेचैनी से रात होने की प्रतीक्षा करने लगा। वह चाहता था कि रात तुरंत हो जाए। अंततः रात होने पर उसने ज्यों ही अपनी आँख टेलीस्कोप में घुसाई, वह सितारों को देख सकता था। लेकिन यह क्या? ये बहुत बड़े व चमकीले भी दिखाई दे रहे थे, मगर उससे उतने दूर भी थे। अगले दिन प्रयोग के तौर पर वह उस टेलीस्कोप से सूर्य की ओर देखने लगा। वह आश्चर्यचकित रह गया। वहाँ उसे कुछ धब्बे नजर आए। इस उत्सुकता के कारण उसने आकाश को जानने के लिए उससे संबंधित एक पुस्तक खरीदी। इस प्रकार उसकी रुचि अंतरिक्ष में बढ़ने लगी। वह स्कीइंग पैंट, फर के कोट और जूते पहनकर तैयार हुआ। उसने कमरे से निकलते हुए दरवाजे को जोर से बंद किया, फिर एकदम से चौंक गया क्योंकि हेलन अभी सो रही थी। उसने सोचा कि वह सोती रहे। यदि वह उसे जगाता तो उससे शांत भाव और धैर्य से पेश आती, जैसा कि वह हमेशा से करती रही थी। तब से जब वह देर रात अंधेरे में चहलकदमी करते हुए घूमता रहता था। ऐसा बहुत पहले से होता आ रहा था, क्योंकि उसकी प्रसिद्धि ने उसके दिन रात को एक ही कर दिया था। इस सब के लिए आवश्यक था कि वह अकेले सोए, कि जब वह अपने सिद्धांतों को गढ़ने में डूबा होता तो उसे किसी भी प्रकार का अवरोध पसंद नहीं था। वह यह भी जानता था कि जब तक वह उस सिद्धांत को प्रयोग में नहीं डाल लेगा, उसे चैन नहीं मिलेगा। अपनी सगाई के दिन उसने हेलन से कहा था, जब तुम्हारी शादी मुझसे होगी तो समझना तुम्हारी शादी किसी व्यक्ति के साथ नहीं, किसी दैत्य से हुई है। यह सुनकर वह हंस दी थी। युद्ध के दौरान जब वे लास अल्मास के बैरक में रह रहे थे, वह उसकी ओर गौर से देखने लगी। ऐसे क्यों देख रही हो? उसने जानना चाहा। सोच रही हूँ तुम एक तरह से दैत्य ही हो, उसने कहा। वह हंस दिया था, मगर ये शब्द अभी फिर से सुनाई दिए थे जब उसने अंधेरे में ज़ोर से रसोई का दरवाज़ा बंद किया था। बाहर बेहद सर्दी थी, शायद इसलिए भी ज़्यादा लग रही थी क्योंकि घर काफ़ी गर्म था। उसने वर्षों पहले वहाँ एक लालटेन लाकर रखी थी जब बच्चे बहुत छोटे थे, परंतु जब वह बच्चा था
तब वहाँ रसोई में अलग अलग लकड़ियों का विशाल ढेर हुआ करता था। यादगार के तौर पर वह ढेर अभी भी मौजूद था। बर्फ़ उसके जूतों के नीचे आकर किचर किचर कर रही थी। वह मैदान की ओर जा रहा था। आकाश एकदम साफ था। सितारे बर्फीली हवा में भी जगमग करते चमक रहे थे। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा। आह! उसका सितारा कितना समतल लग रहा था, कोठरी में लगे शहतीरों जैसा। हालांकि यह उतना बड़ा नहीं था जितना वह सोच रहा था, लेकिन काफ़ी हद तक उस जैसा ही था। वर्षों पहले यह सितारा और भी विशाल हुआ करता था और अब से ज़्यादा चमकीला भी था, या शायद बचपन के दिनों से उसकी आँखों में वही छवि समाई हुई थी। जो भी हो, वह छवि अभी तक वैसी ही चमकदार, स्थिर और अटल सत्य की तरह उसकी चेतना में मौजूद थी। उसके जूतों ने बर्फ़ के नीचे भी अपनी जानी पहचानी पगडंडी को ढूंढ लिया था। वह अपने अतीत लौट गया था, ब्रह्मांड के उन्हीं सुनहरे अतीत में। वर्षों पहले ही वह जिस सत्य को उस एक सितारे के माध्यम से ही जान गया था, उसे उसने अपनी जवानी में जल्दबाजी और अति उत्साह में खो दिया था। दिन रात औद्योगिक पूंजीवाद की प्रयोगशाला में जीवन बिताते हुए उसकी अपनी एक छोटी प्रयोगशाला थी, जहां वह देर रात तक सूर्य की विस्फोटक किरणों के रहस्यों को जानने का प्रयत्न किया करता था और अपनी अत्यंत अल्प छुट्टियों में आइंस्टीन की जर्मनी तथा शेरफोर्ड के इंग्लैंड की यात्रा तीर्थ स्थान समझकर किया करता था। संशयवादी और निडरता से भरपूर वह इस समय छोटी इमारत के बाहर खड़ा अचंभित महसूस कर रहा था। जब क्रिसमस की भोर का सितारा उसके सामने था, उसे इस बात का गर्व था कि एक तर्कवादी होने के कारण उसने परमाणु के कणों से खौफ के साथ विनम्रता को भी खोज लिया था, जबकि इसकी प्राप्ति से पहले ही उसे यह असीमित शक्ति व ऊर्जा रेगिस्तान के उस एक छोटे से कण में छिपी महसूस हुई थी, जिसे आंखों से देखना भी संभव नहीं था। हाँ, जिस सितारे को वह इस समय टकटकी लगाए देख रहा था, इसी ने उसकी ज़िंदगी को एक नई दिशा दी थी। इसके बाद क्या मालूम नहीं, क्रिसमस की इस भोर के बाद हालात क्या करवट लेंगे। अचानक उसे कँपकँपी महसूस हुई। तभी उसे याद आया कि वह घुटनों तक बर्फ़ में धंसा खड़ा था। रात को ही पड़ी बर्फ़ के नरम फोए अभी भी पेड़ों की शाखाओं तथा टहनियों से चिपके नजर आ रहे थे। इसी कारण झील की ओर से आने वाली हवा काफ़ी बर्फीली लग रही थी। अनिच्छा से वह पलटा तथा अपने घर जाने वाली पगडंडी की ओर बढ़ने लगा और तेज़ी से रसोई में दाखिल हो गया। दरवाज़ा खोलते हुए उसने देखा कि अंदर बत्ती जल रही है और हेलन फ्लालेन के बाथरोब में लिपटी हुई गैस स्टोव के आगे खड़ी कॉफ़ी बना रही थी। क्रिसमस मुबारक हो कहते हुए उसने हेलन को चूम लिया। मैंने तुम्हें जगा दिया क्या? तुम कितने ठंडे लग रहे हो, एकदम हिम मानो जैसे, उसने अपने गाल को पोंछते हुए कहा। नहीं, तुम्हारे कारण मैं नहीं जगी। असल में मैं ठीक से सो नहीं पाई थी। क्रिसमस की प्रसन्नता के कारण, जो तुम्हारी रग रग में भरा हुआ है। उसने असहमति से सिर हिलाया। अब मैं ठीक से सो ही नहीं पाती। उसने 2 प्याले लाकर मेज पर रखे और उनमें कॉफ़ी उड़ेलने लगी। तुम नाश्ता अभी करोगे? नहीं, अभी नहीं, फिलहाल मैं कॉफ़ी ही लूँगा। वे दोनों बैठकर कॉफ़ी पीने लगे। हेलन धीरे धीरे, जबकि वह गर्म कॉफ़ी के बड़े बड़े घूंट भरने लगा। मज़ा आ गया। बाहर बहुत ठंड है। तुम इस वक्त बाहर ठंड में क्या कर रहे थे? तुम क्या कहोगी अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं बाहर अपने सितारे को देखने के लिए गया था? उसने जवाब दिया। अब तो बहुत अरसा हो गया जब तुम्हें सितारों में दिलचस्पी हुआ करती थी, हेलन ने कहा। उसने गौर से पत्नी की ओर देखा। वह बहुत थकी हुई नजर आ रही थी। कितनी कमज़ोर लग रही थी वह। हमें शायद इतनी दूर फार्म हाउस पर नहीं आना चाहिए था। यह शायद तुम्हारी सेहत के लिए बहुत भारी पड़ रहा है। तुम्हारी तबीयत
ठीक नहीं लग रही हेलन। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे लगता है कि मैं अब थोड़ी बूढ़ी होने लगी हूँ। रहने दो, तुम किसी बात को लेकर परेशान लग रही हो। वह और कॉफ़ी बनाने के लिए उठी। मैंने सुना एना रात को रो रही थी। उसने विस्मय से हेलन की ओर देखा। एना क्यों रो रही थी? उसने कुछ बताया नहीं। हेलन ने प्रत्युत्तर में कहा, तुम जानते ही हो कि आजकल वे ये बच्चे नहीं बताते। कोई जान ही नहीं सकता कि उनके भीतर क्या चल रहा है। इतना कहकर हेलन ने पति की ओर उदास और आश्चर्य मिश्रित निगाह से देखा, जिसे वह पूरी तरह समझ न पाया। एना अपनी खुशी से कल यहाँ आने के लिए तैयार हुई थी। उसने जैसे पत्नी को याद दिलाया। वह यहाँ आने के लिए हॉल से ज़्यादा उत्साहित लग रही थी। हॉल को शायद किसी के साथ डांस वांस के लिए कहीं जाना था। उन दोनों की ही पार्टियाँ थी। कॉफ़ी के प्याले में चम्मच हिलाते हुए हेलन ने कहा, इसका यह मतलब नहीं है कि एना आसानी से सब कुछ छोड़ देने वालों में से है। अगर सचमुच वह कुछ पाना चाहती हो। हाँ, यह सच है। एना कभी भी उस बात को नहीं छोड़ती जब उसे कुछ चाहिए होता है। इसका मतलब कल उसके लिए कुछ अधिक महत्वपूर्ण करने को नहीं था जिसके लिए वह उत्साहित होती। मुझे लगता है कि वह ब्रेसलेट चाहती है। मैंने क्रिसमस पर उसे देने के लिए खरीदा है। बुदबुदाते हुए वह बोला, बहुत महंगा है। मुझे नहीं मालूम उन्हें और क्या चाहिए। पता नहीं क्यों हर कोई बदल गया है। दीर्घ श्वास लेते हुए उसने कहा और कॉफ़ी चुस्की लेने लगी। प्याले को उसने अपनी दोनों हथेलियों में थाम लिया जैसे वे बहुत ठंडी हो। वह बहुत गौर से उसके चेहरे की ओर देखने लगा, जो मुरझाए होने के बावजूद बहुत सुंदर था। बहुत लंबे अरसे के बाद उसने हेलन को इस प्रकार सुबह के वक्त देखा था जब वह अभी सोकर उठी हो। आमतौर पर वह सुबह सवेरे ही उसे सोता छोड़कर अपने काम में लग जाता था। तुम ठीक तो हो? उसने एक बार फिर से पूछा। थकावट है, शायद उम्र का तगाजा है, उसने जवाब दिया। यह औरतों का मामला है, उसने जैसे निर्णायकात्मक ढंग से कहा। फिर जाते हुए उसे चूमा और कहा, याद करो जब तुम मेरे साथ माउंट ब्लैंक पर्वत पर चढ़ी थी, जब हम नाभिकीय किरणों को देखने के लिए गए थे। इस बात को बहुत लंबा समय नहीं हुआ है। वह पीड़ा से मुस्कुराई मगर कुछ न बोली। विलियम्स ने उसके बालों को शरारत से छितरा दिया तो हेलन ने उसका हाथ थामकर उसे एक हल्की सी चपत लगा दी। मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ कि तुमने अभी तक क्रिसमस के तोहफों को